एक लंबे ब्रेक के बाद ड्यूटी पर लौटा पुलिस अधिकारी विवेक एक ऐसे मामले की जांच शुरू करता है जो दिखता तो है एक आम आत्महत्या, लेकिन पीछे छोड़ गया एक ऐसा कबूलनामा जो सवालों से ज़्यादा दिल को दहला दे। क्या विवेक सच्चाई की परतें खोल पाएगा या वो इसी में उलझ के रह जाएगा? आज मैं आपके लिए क्राइम और थ्रिल से भरी हुई एक मूवी लेके आई हूँ जो स्टार्ट तो होती है एक दर्दनाक घटना से, लेकिन उसका एंड कहीं और जाके ख़त्म होता है। मूवी का नाम आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है। चलो लेट्स डाइव इनटू द सस्पेंस थ्रिल मूवी। मूवी स्टार्ट होती है घने जंगल से जाते हुए दो बच्चों की। एक छोटा बच्चा बोलता है कि भैया मूवी में काम करते हुए उसने अपने पापा को देखा है। अब सीन शिफ्ट होता है, तेज बिजली कड़कड़ा रही है और साथ ही जोरदार बारिश हो रही है। वो छोटा बच्चा लकड़ी के गेट के पीछे छिपके देखता है कि 4 लोग, जिसमें उसके पापा भी हैं, किसी डेड बॉडी को ले जा रहे हैं जिसको उन्होंने कवर किया हुआ है। लेकिन वो देखता है कि वो तो एक लड़की है क्योंकि उसने पैरों में पायल पहनी हुई है जो बज रही है। दूसरा बच्चा इस बात को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। अब प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है जहां एक आदमी किसी को जगाने आया है। वो बोलता है कि उठ जा बेटा, मेरी थोड़ी हेल्प कर दे, वैसे भी तू सस्पेंड है। इसका मतलब ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो अभी सस्पेंड है। न्यूज़ में एक रिपोर्ट आती है कि एक सीआई सस्पेंड हुआ है ऑनलाइन गैम्बलिंग करते हुए, जिसने 15 लाख कमाए हैं, वो भी ड्यूटी हार्स में। ये न्यूज़ सुनकर उसके पापा गुस्सा नहीं होते बल्कि खुश होते हैं। अजीब पापा हैं इसके। एनीवेज, इसका मतलब यही रीज़न है जिसकी वजह से वो सस्पेंड हुआ है। अब सीन शिफ्ट होता है राजेंद्र नाम के आदमी पर, जो वो अपने डॉक्टर से बात कर रहा है। डॉक्टर उसको बोलता है कि तुम्हारी अभी तो सर्जरी हुई है और उसके बाद भी तुमने शराब पीना नहीं छोड़ा। राजेंद्र बोलता है कि मुझे पता है कि अब मेरे पास टाइम कम है और अभी तो मुझे बहुत से काम खत्म करने हैं। अभी उसी सस्पेंड हुए लड़के को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है। अंदर रूम में सीनियर ऑफिसर्स डिस्कस करते हैं कि अब उसका ट्रांसफ़र कहाँ करें। तभी एक सजेशन देता है कि विवेक को मलाकापारा भेज दिया जाए। वहाँ अभी एसएचओ का भी ट्रांसफ़र हुआ है। पता चलता है कि उसका नाम विवेक है। ट्रांसफ़र लेटर मिलता है और विवेक मलाकापारा ज्वाइन करने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ राजेंद्र भी तैयार होकर अपने घर से बाहर जाता राजेंद्र अपने ड्राइवर को चलगुड़ी जाने को बोलता है और बाद में मलाकापारा ले जाने को बोलता है। वहीं विवेक और राजेंद्र दोनों ही सेम रेस्टोरेंट से खाना खाते हुए दिखाए जाते हैं। विवेक अपनी डेस्टिनेशन यानी रिपोर्टिंग पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है जहां वो एसएचओ की पोजीशन संभालता है, और वहीं राजेंद्र की कार घने जंगल में पहुंच जाती है। वो अपने ड्राइवर को यहीं वेट करने के लिए बोलता है और खुद घने जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। वो एक ऐसी जगह जाता है जहाँ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। दारू पीने की लत से अब उसके मुंह से खून निकलने लगता है और एक जगह जाकर बैठ जाता है और अपने फ़ोन से वीडियो बनाने लगता है और अपने पास्ट की लाइफ के बारे में बताता है। वो बोलता है कि पैसों के चक्कर में उसके अपने उससे दूर हो गए हैं, और वही क्राइम सीन दिखाया जाता है जहां वो 4 लोग एक लड़की की बॉडी लेकर जा रहे हैं। वो बताता है कि 1985 में एक इंसिडेंट हुआ था जहां वो और एलिस ज्वेलर्स का ओनर विंसेंट और फ्रांसिस थड़ाथिल शामिल थे। वो बताता है कि उसको नहीं पता था कि वो लड़की कौन है और कहां से आई है, और वो ये करने के लिए मना भी कर सकता था, लेकिन उसने मना नहीं किया और इसमें दोषी बन गया, जिसकी वजह से उसका मन आज भी बेचैन रहता है। देखो, अब टाइम मुझे वहीं लेकर आ गया है। मुझे लगता था कि आज नहीं तो कल इसके बारे में किसी को पता चल जाएगा, लेकिन बहुत साल बीत गए और किसी को नहीं पता चला। यही वही जगह है जहां हमने मिलकर उस लड़की को दफनाया था, जहां मैं अभी बैठा हूं। वो जैसे ही आगे बोलता है, सुनाई देती है एक तेज गन शॉट की आवाज़, जिसकी वजह से राजेंद्र का ड्राइवर जंगल की तरफ भागने लगता है। विवेक का स्टेशन में पहला ही दिन होता है ज्वाइनिंग का, और उसको इस केस की इन्फॉर्मेशन मिलती है। विवेक अपनी टीम के साथ पहुंचता है जहां राजेंद्र की गोली लग के मौत हो गई है। पुलिस वहां बड़ी बारीकी से तलाशी लेते हैं। वहां जो वीडियो राजेंद्र ने रिकॉर्ड किया था वो भी अब
न्यूज़ में आ जाता है। विवेक का सीनियर बोलता है कि अगर राजेंद्र के अकॉर्डिंग यहाँ स्केलेटन मिलता है तो ये बात पूरी दुनिया में फैल जाएगी, क्योंकि उसने एलिस और विंसेंट का भी नाम लिया है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ विंसेंट एक बहुत बड़े विला में रहता है। उसको अपनी वाइफ एलिस का केयर करते हुए दिखाया जाता है। इस न्यूज़ का पता उसे अपने बेटे से मिलता है। पूरा इंसिडेंट का पता करने अब विंसेंट अपने लॉयर जैकब से बात करता है। अब क्राइम सीन पर खुदाई स्टार्ट होती है, जहां बहुत तेज बारिश आनी स्टार्ट हो जाती है और इसी वजह से एक के बाद एक ऑफिसर वहां से जाने लग जाते हैं। विवेक जाने ही वाला होता है कि उसका ध्यान किसी चीज़ पर जाकर अटक जाता है। अब विवेक और साजन सर भी नीचे उस गड्ढे में उतर जाते हैं। विवेक अब खुद ही खोदने लग जाता है। अब वहाँ एक स्कल निकलता है। ये देखकर वहाँ खड़े सभी शॉक हो जाते हैं और साथ में पायल भी मिलती है। साजन सर ये बताते हैं कि ये फीमेल की हड्डियाँ हैं और बाकी डिटेल्स आने में थोड़ा टाइम लगेगा। विवेक की मेहनत को देखकर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस केस में उसको रखने के लिए बोलते हैं, जिसको सुनकर विवेक बहुत खुश होता है कि आखिरकार उसको एक केस मिला। इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपनी टीम को ब्रीफिंग करता है और विवेक को राजेंद्र के बैकग्राउंड का चेक करने के लिए उसको अथोली जाने के लिए बोलता है। साथ ही वो बताता है कि फ्रांसिस थड़ाथिल एक मिसिंग लिंक है, जिसके बारे में भी हमको पता करना है। अब विवेक राजेंद्र से रिलेटेड सभी लोगों से पूछताछ करता है। उसके पर्सनल लाइफ और पास में हुए इंसिडेंट के बारे में भी पूछता है। साथ ही वो फ्रांसिस थड़ाथिल के नाम वाले लोगों से भी मिलता है, लेकिन वहाँ से भी उसको कोई क्लू नहीं मिलता। अब विवेक मिसिंग केस पर भी ध्यान दे रहा है, जो नियर बाय स्टेशन से भी आए हैं। वो अपनी फ्रेंड की हेल्प से 80s की न्यूज़ कटिंग भी मंगवाता है ताकि कोई क्लू मिले। विवेक फ्रांसिस के नेम से सर्च करता हुआ उसके घर पर पहुंचता है। वहां फ्रांसिस का बेटा गेट खोलता है, जिसकी एक आईज में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वो बोलता है कि पापा तो लिटिल फ्लावर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। अब विवेक और उसका कलीग डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे होते हैं, तभी उसका कलीग उसे पूछता है कि हम क्या फ्रॉड के केस को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वो लड़की भाग गई जो अभी तक नहीं मिली है। लेकिन विवेक इस केस को कंसिडर करने से मना कर देता है। अब विवेक को दिखाया जाता है पूछताछ करते हुए एक आदमी से। उस आदमी को पायल दिखाता है। वो आदमी यह देखकर रोने लगता है। एटलीस्ट एक तो विवेक को क्लू मिला। वो उसका DNA सैंपल लेकर लैब में दे देता है। उसका सीनियर बोलता है कि अब उसको विंसेंट के बारे में पता करना होगा, जिसका एक फैमिली मेंबर का पता चला है। विवेक वहाँ विंसेंट की करीबी के पास आता है और उसके बारे में पूछता है। वो बताती है कि उसके पिता मेरे सगे चाचा लगते हैं। विंसेंट तो बॉम्बे 1984 या 1985 में ही चला गया था। अब उसे इस गांव को छोड़े 10 साल हो गए हैं। उसके पापा उनसे अलग हो गए थे, जिसकी वजह से वो और उसकी माँ मजदूरों के लिए खाना बनाकर गुजारा करने लगे थे। वो एक इंसिडेंट का भी बताती है कि एक बार विंसेंट ने चर्च के फादर का छाता चुरा लिया था। जब फादर ने पूछा तो वो बोला कि उसको स्कूल जाना है। वो पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। बाद में वो बॉम्बे गया। वहाँ वो एलिस से मिला, उससे शादी की और वहीं बिजनेस करने लग गया। विवेक उससे पूछता है कि विंसेंट कभी अथिरापल्ली या मलकापारा एरिया में रहता था। वो औरत बताती है कि वो पढ़ाई के सिलसिले में चालगुड़ी और अंगमल एरिया में रहता था। आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं उसके साथ कुछ तो अच्छा हुआ था, तभी तो उसने वो शहर छोड़ा, लेकिन क्या हुआ था उसको नहीं पता। वहाँ से विवेक को विंसेंट की एक पुरानी फोटो मिलती है, जो वो अपने साथ लेकर आता है। अब सीन शिफ्ट होता है। विंसेंट को बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन इंक्वायरी के लिए। विवेक इस केस से जुड़े कई सवाल पूछता है, लेकिन विंसेंट बोलता है कि शहर में बहुत से मेरे नाम के लोग रहते हैं, लेकिन आप मुझे ही क्यों इस केस में इन्वॉल्व कर रहे हैं? आपको तो ये भी नहीं पता कि वो स्केलेटन किसका है और आप क्या सर्च कर रहे हैं, आपको तो वो भी नहीं पता। अब विवेक साजन सर से मिलता है,
तब उसे पता चलता है कि सैंपल मैच नहीं हुए और साथ में उसे ये भी पता चलता है कि उस आदमी की भी मौत हो गई है। अब जो एक क्लू विवेक के हाथ में आया था वो भी अब चला गया। अब इस केस से रिलेटेड विवेक के पास एक भी क्लू नहीं है। अब जब विवेक फिर से फाइल को ओपन करता है तब उसका ध्यान आता है वही फ्रॉड केस का जो उसके कलीग ने उसे बताया था, जो उसी समय यानी 1985 में हुआ था। अब विवेक अपने कलीग के साथ उसी स्टेशन पहुंचता है जहां इस केस को रिपोर्ट किया था और उस केस की फाइल सर्च करने लग जाता है। यहाँ ये पता चलता है कि ये केस किसी चंद्रपन ने फाइल किया है एक लड़की के अगेंस्ट में। फिर वो चंद्रपन को सर्च करते हुए फिल्म के प्रोडक्शन ऑफिस में पहुंचते हैं जहां से उनको उसका एड्रेस मिलता है। चंद्रपन विवेक को बताता है कि उस समय मलयालम सिनेमा उसके बिना नहीं चलता था क्योंकि वो ही फिल्म में काम करने वाले लोगों को लेकर आता था। वो बताता है कि एक लड़की मेरे पास आई थी ममूटी की हीरोइन बनने और उस समय काथोडू काथोरम की शूटिंग चल रही थी, वो भी अथिरापल्ली मलकापारा एरिया में। तब मैं वहाँ कुछ लड़कियों को सेट पर लेकर गया था। तब दिखाया जाता है उस लड़की को। वो बताता है कि वो लड़की एक दिन के शूट के बाद भाग गई थी जिसकी वजह से उसे बहुत डांट खानी पड़ी। तब मैंने उस लड़की की कंप्लेन दर्ज करवा दी। वो बताता है कि मैं उसका नेम कभी नहीं भूल सकता, रेखा। अब जाकर हमको पता चलता है कि वो लड़की का नाम रेखा है। वो बताता है कि आप उसे उस सॉन्ग में देख सकते हैं। तब विवेक पहली बार रेखा को देखता है। सभी लड़कियों ने नन के कॉस्ट्यूम पहने हुए होते हैं जिसमें रेखा भी शामिल है। विवेक अपने सीनियर से बात करता है कि ये रेखा लड़की जहाँ से गायब हुई थी और जहाँ हमें स्केलेटन मिला है वहाँ ज़्यादा दूरी नहीं है। विवेक बताता है कि राजेंद्र को मरने से पहले एक नंबर से कई बार कॉल आए थे लेकिन वो नंबर अभी तक स्विच ऑफ है। हमें इस नंबर को साइबर सेल को देना चाहिए, क्या पता कोई लीड मिले। तब विवेक उस सॉन्ग में और दूसरी लड़कियों के पास भी जाता है ताकि और कुछ डिटेल निकले। विंसेंट का लॉयर जैकब आकर उसको रेखा की फोटो दिखाता है जिसको देखकर विंसेंट थोड़ा डरता है। अब विवेक के कलीग को उस आदमी का भी पता चलता है जो राजेंद्र को कॉल करता था। वो बताता है कि उसका नाम सजीवन है। अब विवेक 7 आर्ट के ऑफिस में जाता है जहां उसको पता चलता है कि इस प्रोडक्शन हाउस की काथोडू काथोरम फर्स्ट फिल्म थी और आपको इस केस के लिए कमल सर बता पाएंगे क्योंकि वो उस समय के एसोसिएट डायरेक्टर हुआ करते थे। अब विवेक और साजन सर उस मूवी से रिलेटेड जॉन पॉल की यूट्यूब वीडियो देख रहे थे ताकि कुछ क्लू मिल सके। एक वीडियो में जॉन पॉल बताते हैं कि एक लड़की जिसने पायल पहनी थी जो नन की ड्रेस में थी, उसने मुझसे पूछा कि आप वही हैं जिसने ममूटी जी को गंजा दिखाया था। अब नेक्स्ट डे कमल जी से मिलने विवेक शूटिंग सेट पर जाता है। वहाँ वो सेम चीज़ बताते हैं जो विवेक को दूसरे लोगों से सुनने को मिली थी। अब जैकब किसी पार्टी ऑफिसर के घर आता है और बताता है कि इस फाइल में वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स के रिकॉर्ड्स लिस्ट हैं जिसका रूलिंग पार्टी से लिंक है और जिसमें खुद सीएम भी इन्वॉल्व है। वो यहाँ इसको धमकी देने आया था कि अगर पुलिस हमारे पीछे आई तो तुम्हारे पीछे भी आएगी, इसीलिए वो चाहता है कि इन्वेस्टिगेशन आगे ना बढ़े। अब हम देखते हैं कि चंद्रपन किसी के साथ दारू पीने आया है। उसको खूब दारू पिलाते हैं और बाद में पानी में डुबोकर मार जाते हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट डे विवेक और उसकी टीम को मिलती है। अब विवेक को ये बताया जाता है कि ये केस क्राइम ब्रांच संभालेगी और उसको अब ट्रैफिक ड्यूटी संभालनी होगी। विवेक को ट्रैफिक की ड्यूटी करते देख विंसेंट मन ही मन खुश होता है। सीबीआई टीम साजन सर के पास आती है जहां विवेक भी होता है। सीबीआई ऑफिसर डॉक्टर को लेटर देता है और स्केलेटन ले जाने के लिए बोलता है। सीबीआई ऑफिसर विवेक को चिढ़ाने के लिए अपनी टीम से बोलता है कि यहाँ तो बड़े प्लेयर हैं लेकिन सट्टे के। यह सुनकर विवेक को गुस्सा आ जाता है। अब दिखाया जाता है कि सीबीआई ऑफिसर और विवेक साथ में वॉशरूम में है
जहां वो विवेक को प्रोवोक करने की कोशिश करता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आए थे, इस केस में आना मत और ना ही अपनी होशियारी दिखाना, जो ड्यूटी मिली है वही करो। दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है और विवेक बोलता है कि अगर तूने मेरा नाम अपनी गंदी जुबान से लिया तो मैं तेरी जिंदगी का सट्टा लगा दूंगा। विवेक के पास कमल सर का कॉल आता है। वो बताते हैं कि पालासरी नाम का उस समय रिपोर्टर था जो अभी एक यूट्यूब चैनल चलाता है, आप उससे मिल लो, क्योंकि वो काथुडू काथोरम के सेट पर भी मौजूद था। तब विवेक पालासेरी से मिलने जाता है। वो बताता है कि एक बार वो ममूटी का इंटरव्यू लेने वहाँ गया था। मेरे सवालों से नाराज होकर वो चला गया। मैंने भी उसकी फ़ोटो नाना मैगज़ीन में प्रिंट करवा दी थी। वो उस मैगज़ीन को भी विवेक को दिखाता है। जब विवेक इस फ़ोटो को ध्यान से देखता है तो उसको पता चलता है कि ये दूसरी लड़की रियल में नन है, क्योंकि उसका अटायर शूटिंग के अटायर से अलग था। अब उस नन को ढूंढते हुए चर्च पहुंचता है। वो बताती है कि हम जहाँ रहते थे वहाँ पास में ही ममूटी की मूवी की शूटिंग हो रही थी। अब सीन में दिखाया जाता है ममूटी सर को देखने के लिए वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है और रेखा भी ममूटी सर को देखने के लिए जैसे ही भागती है उसकी ड्रेस फंस कर फट जाती है। रेखा अपना कपड़ा सिलवाने के लिए भी टेलर के पास जाती है, लेकिन वो वहाँ से भगा देता है। तब रेखा हमारे पास आती है। तब मैं सिस्टर हुआ करती थी। वो मुझसे कपड़ा मांगती है और मैं हाँ बोल देती हूँ, लेकिन एक शर्त पर कि वो मुझे ममूटी से मिलवाएगी। रेखा यह सुनकर हाँ बोल देती है। वो बताती है कि वो यहाँ हीरोइन बनने आई है। इसी दौरान एक आदमी आकर रेखा को डांटने लगता है। अब रेखा नन को सारा सच बताती है कि वो एक जूनियर आर्टिस्ट है और उसने झूठ बोला था कि वो आपको ममूटी जी से मिलवाएगी। जब मैं रेखा को ममूटी जी से मिलवाने ही गई थी तभी ये फ़ोटो क्लिक हुई है। अब रेखा को सभी के साथ सेट पर गाना गाते हुए दिखाया जाता है, जहां ममूटी जी भी आते हैं। यह देखकर रेखा मन ही मन बहुत खुश होती है। इतने में ही तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है और शूटिंग बंद हो जाती है। तब मैं उसको अपने साथ कॉन्वेंट लेकर आ जाती हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ रेखा को सभी से मिलवाया जाता है। वो साथ में खाना खाते हैं और फिर सोने चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग थगमा सफाई के लिए ऑफिस जाती है। वो देखती है कि अलमारी का लॉक टूटा हुआ है। रेखा डोनेशन के पैसे और गोल्डन रेलेक्स सब चुरा के चली गई है। चोरी का अमाउंट बहुत बड़ा था, इसीलिए हेड ऑफ मदर इंक्वायरी के लिए हमारे कॉन्वेंट आई और मैंने उसको यहाँ रखा था, इसीलिए चोरी का सारा इल्ज़ाम मेरे सर पर आया। उसके बाद मैंने कभी भी रेखा के बारे में नहीं सुना। वो बताती हैं उस रात सिस्टर में से ज़्यादातर सिस्टर मर चुकी हैं और जो बची है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो चुकी हैं, और जो यहाँ रह गई उसमें से हैं पुष्पम, थंगम्मा और उनकी फैमिली। वो बताती है कि पुष्पम मदर के स्ट्रिक्ट रूल की वजह से 3 महीने से ज़्यादा नहीं रुक पाई और वहीं थंगम्मा और उनके पति की भी मौत हो गई है। अब विवेक साजीवन के यहाँ आता है, जो राजेंद्र को कॉल किया करता था। वहाँ विवेक दोनों को बहुत मारता है, फिर अपने सवाल पूछता है कि राजेंद्र को कॉल क्यों करते थे। तब बेबी का बेटा बीनू और सजीवन बताते हैं कि हम राजेंद्र को धमकी देते थे कि उसका पर्दाफाश कर देंगे। जब बीनू छोटा था तब इसने अपने पापा और राजेंद्र को एक लड़की को ले जाते हुए देखा था। मैंने जब अपने पापा से पूछा तो उन्होंने बोला कि वो तो बस एक शूटिंग थी। उन्होंने मूवी का नाम काथुडू काथोरम बताया था। जब वो फिल्म आई तो मैंने वो पूरी देखी, लेकिन वहाँ पर इसके पापा नहीं थे। तब मैंने अपने पिताजी से पूछना चाहा। तब मेरे पिताजी ने बताया कि प्राची, राजन और वकाशन थे और हमको लाश हटाने के लिए पैसे मिले थे। इसकी वजह से हम राजेंद्र को कॉल करते थे ताकि हमको भी कुछ पैसे मिल जाए। उसने हमको एक बार पैसे भी दिए थे, पर हमने राजेंद्र का वो वीडियो देखा। विवेक बोलता है कि ये सब तुमको स्टेशन आकर बताना होगा अगर तुम अपने आप को बचाना चाहते हो तो। अब विवेक को पता चलता है कि बीनू और सजीवन को किसी ने मार दिया है।
विवेक जब वापस से रिपोर्ट और सारी फोटोज चेक करता है तो उसका ध्यान एक आदमी पर आता है। विवेक फाइनली अब फ्रांसिस से मिलता है और उससे बात करता है, लेकिन वो सब मना कर देता है। तब विवेक बोलता है कि मुझे पता है ये इंसिडेंट आपको भी चैन से नहीं रहने देता। जहाँ जहाँ रेखा थी वहाँ वहाँ सब मरते जा रहे हैं। नेक्स्ट नंबर आपका या आपके बेटे का हो सकता है। ये सुनते ही फ्रांसिस कबूल कर लेता है कि उसने ही उस लड़की को दफनाया था। वो बताता है कि इसके पीछे वकाचंद और पुष्पम का हाथ है। वकाचंद मलाकापारा आया बिशप के साथ उसके रिटायरमेंट में हेल्प करने के लिए। वहीं पुष्पम कॉन्वेंट में काम करती थी। इस तरह से वो लोग मिले। पुष्पम के माता पिता बचपन में ही मर गए थे। वो कॉन्वेंट में ही बड़ी हुई, लेकिन वहाँ से निकलने के लिए उसको किसी की हेल्प चाहिए थी। फिर वो चर्च से चोरियाँ करते और बाद में बेबी भी उनके साथ शामिल हो गया था। पुष्पम एक प्लान बनाती है और वकाचंद को बोलती है एक मरा हुआ चूहा लेकर ऑफिस में डाल दो। तब वो सफाई के बहाने चाबी को साबुन पर प्रिंट कर लेती है। तब उस प्रिंट की चाबी बनवाने बेबी और वकाचंद ने दे दी थी। कुछ दिन के बाद मैंने मदर और सिस्टर की गाड़ी कॉन्वेंट से बाहर जाते हुए देखा। पुष्पम को पता था कि आज रात एक लड़की कॉन्वेंट में आएगी। तब उसने एक प्लान बनाया। तब पुष्पम ने बेबी के थ्रू वकाचंद को बुलवाने को बोला। बार बार वकाचंद और बेबी को आते जाते देख मुझे डाउट हुआ। पुष्पम ने सब्जी में सभी को नींद की गोली खिला दी थी, लेकिन उस लड़की ने वो सब्जी नहीं खाई। सब सो गए थे। तब पुष्पम ने रात में जाकर उस लड़की को गला दबाकर मार दिया और वकाचंद को बोला उसकी लाश ठिकाने लगाने को। तब मैं अपने दोस्त के साथ वहां जा पहुंचा। मुझे लगा कि आज कोई हैवी चीज चुरा रहे हैं। वहां जाकर देखा कि एक लड़की की लाश वहां पड़ी है। उन्होंने हमको धमकी दी कि इस सब का ठीकरा तुम पर डाल देंगे, इसीलिए आओ और हमारी हेल्प करो, जिसके हमको पैसे भी मिले थे। इस इंसिडेंट के बाद हम कभी भी आपस में नहीं मिले। मुझे पता चला कि अब राजेंद्र नहीं रहा। उसी टाइम मुझे पता लगा कि वकाचंद और विंसेंट एक ही हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो लड़की कौन थी। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि ये फोटो वाली लड़की वही है जिसको हमने दफनाया था। नेक्स्ट सीन में एक नर्स बुके ले जाकर एलिस को दे देती है, जिसको देखकर एलिस की तबीयत खराब हो जाती है। तब विंसेंट भी उस बुके को देखता है। उसके होश उड़ जाते हैं। वो बाहर आकर देखता है तो कॉर्नर में विवेक खड़ा होता है। अब विवेक समझ चुका था कि इसके पीछे किसका हाथ है, और विंसेंट भी जान गया था कि अब बचना मुश्किल है। उस बुके पर और कुछ नहीं बल्कि गेट वेल सून पुष्पम लिखकर भेज दिया था। अब विवेक अपने सीनियर को बताता है कि कैसे पुष्पम एलिस बनी, कैसे वो 1985 में सबके सामने गायब हो गई और फिर वो किसी को नहीं दिखी। और ठीक उसी समय दूसरे इंसान सामने आया एलिस के रूप में, जिसका कोई पास्ट की डिटेल ही नहीं है। साथ ही पुष्पम जो कॉन्वेंट में एम्ब्रॉयडरी डिजाइन करती थी, वैसी ही सेम डिजाइन उसकी ज्वेलरी पर भी देखने को मिलता है। उसका सीनियर बोलता है कि हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि वो रेखा का ही स्केलेटन है, इसीलिए अब हमको रेखा का पता लगाना होगा ताकि केस की हर लास्ट कड़ी सॉल्व हो सके। वहीं देखते हैं कि वकाचंद पुष्पम के कहने पर विवेक का एक जोरदार एक्सीडेंट करवा देती है। विवेक को पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। अब विवेक की फ्रेंड को कॉल आता है, एक फिल्म एक्टर जगदीश का। तब विवेक अपनी फ्रेंड के साथ उनसे मिलने जाता है। वो बताते हैं कि 1984 में मेरी पहली फिल्म आई थी और नाना मैगजीन में भी मेरी फोटो छपी थी। कुछ दिनों के बाद मुझे एक लेटर आया रेखा पथरोस का, जिसमें वो मुझे मेरी फिल्म से रिलेटेड बताती है कि कैसे वो मेरी फिल्म की भी फैन हो गई है। उसने मुझे पूछा था कि क्या आप मुझे ममूटी सर का साइन किया हुआ फोटो भेज सकते हैं। मेरे पास आज भी उसका लेटर है जिसमें उसका एड्रेस है। क्या पता जो आप सर्च कर रहे हो वो वही हो।
अब विवेक रेखा के उस लेटर के एड्रेस पर जा पहुंचता है जहां उसकी छोटी बहन होती है। वो बताती है कि 1982 की बात है जब हम कन्याकुमारी आए थे, जहां आने के बाद ही वो फिल्म में जाने के बारे में सोचने लगी थी। हम दोनों ने पापा से रिक्वेस्ट करके VCR और टीवी रेंट पर ले लिया था। तब से वो ममूटी सर की फैन बन गई। वो चाहती थी कि वो भी एक बड़ी एक्ट्रेस बने। फिर वो फिल्म मैगजीन पढ़ने लगी। उस दौरान वो ममूटी सर को भी लेटर लिखती थी। लेकिन एक दिन पापा को पता चल गया। पापा ने बहुत डांट मारी, जिसकी वजह से वो बहुत रोई थी। लेकिन उस रात के बाद वो चली गई। हमने उसको बहुत सर्च किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। विवेक उसको रेखा की पायल देता है। वो उसको पहचान लेती है। साथ ही विवेक ने उसका DNA सैंपल भी ले लिया था। वहीं पुष्पम वकाचंद को बोलती है कि अब सबको पता चल गया है, अब पुलिस मुझे ले जाएगी। मुझे मेरी बाकी जिंदगी जेल में ही बितानी पड़ेगी। यह सुनकर वकाचंद उसको मार देता है। विवेक की टीम विंसेंट को अरेस्ट करने उसके घर पर जाती है और वही जो DNA सैंपल दिया था वो भी मैच हो गया था। इसका मतलब वो रेखा का ही स्केलेटन है। अब हमको दिखाया जाता है रेखा के लास्ट रिचुअल करते हुए, और साथ ही ममूटी सर का भी साइन किया हुआ फोटो भी देता है। इस तरह से रेखा की अंतिम इच्छाओं को विवेक ने पूरा किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि सबसे ज़्यादा क्या सोचने पर मजबूर कर गया, और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें शो टाइम विद रीचा को। फिर मिलते हैं एक और मिस्टीरियस कहानी के साथ।